नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात वाल्मीकि नगर की, जहां पर आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। हम आपको वहां की पूरी जानकारी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई। पटना के तत्कालीन एमवीआई के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। पटना, औरंगाबाद और रांची के ठिकानों पर इस वक्त ये छापेमारी हो रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह पर आय से 531% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विक्रम के तत्कालीन सीओ के ठिकानों पर भी इस वक्त आयकर विभाग की तरफ से ये दबिश दी जा रही है। छापेमारी इस वक्त होती हुई पटना के तत्कालीन एमवीआई है उनके ठिकानों पर। साथ ही साथ आपको बताते चलें, पटना, दानापुर और रोहतास के ठिकानों पर भी इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। वकील प्रसाद सिंह पर आय से 81% संपत्ति अधिक अर्जित करने का आरोप लगा है। बालू माफियाओं से सांठगांठ कर संपत्ति अर्जित की गई है, ये आरोप इनके ऊपर। और इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। लगातार भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर के धन संचय करने वाले कुबेरों पर यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। तो मृत्युंजय सिंह पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देखिए, 531% अधिक संपत्ति का अर्जन इन्होंने किया है, जो आरोप इनके ऊपर। और इस वक्त इस वजह से तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। और अब बात वाल्मीकि नगर की करेंगे, जहां विकास की बयार बहने वाली है, क्योंकि जंगल में सरकार पहुंची है, जिससे विकास के दरवाजे खुलेंगे। तो वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में भी भाग लेने वाले हैं। सभागार परिसर में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसी प्रदर्शनी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। वाल्मीकि नगर में नीतीश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर के वन विभाग का जो सभागार है, इसी में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। और प्रशासन ने परिषद की बैठक के लेकर तमाम तैयारियां की है और तैयारियों को काफी मुकम्मल तरीके से दिया गया है। एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप सामने देख सकते हैं कि वन विभाग का सभागार है और इसके ठीक बाहर जो विशिष्ट लोगों के लिए जो वेटिंग एरिया बनाया गया है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं की गई है। जहां मंत्री परिषद की बैठक के दौरान तमाम जो सीनियर ऑफिसर बैठेंगे और तमाम जो आगंतुक हैं वो बैठेंगे। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख सकते हैं पूरा खाने पीने की भी व्यवस्था इसी कैंपस में की गई है। मीडिया सेंटर भी बनाया गया है तमाम इलाकों में। तो जितने मंत्री परिषद की बैठक के दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती है, प्रशासन ने उसको किया है और तमाम एक एक चीज की मॉनिटरिंग यहाँ जिला प्रशासन की टीम कर रही है। तो वाल्मीकि नगर में इस वर्ष की अंतिम बैठक कैबिनेट की होने जा रही है और यह काफी ऐतिहासिक रहा है। और नीतीश कुमार की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और वाल्मीकि नगर में जो कैबिनेट की बैठक होगी है, इसमें कई अहम बड़े फैसले होंगे। इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो इस साल की ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है जो वाल्मीकि नगर में आज होने वाली है। पटना से 290 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर, यह अपने आप में कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। वाल्मीकि नगर में ये आज बैठक होने वाली है। विशेष विमान से देखिए, कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो जंगल के बीच होंगे। कैबिनेट की बैठक होगी, विशेष विमान से सभी मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जंगल के बीच में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। और जो दूरी है पटना से, वो 290 किलोमीटर दूर ये वाल्मीकि नगर का इलाका, जहां प्रकृति की गोद में इस वाल्मीकि नगर में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस साल का ये आखिरी जो बैठक है कैबिनेट की, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और जरा ग्राफिक्स के जरिए आप इस बात को समझिए कि आखिर वाल्मीकि नगर में ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में कैसे खास हो जाती है। आज
जो तमाम मंत्री हैं, जो जंगल के बीच यानी कि सीधे प्रकृति की गोद में जब वाल्मीकि नगर है, उस नगर में सरकार मौजूद होगी। जंगल के बीच कैबिनेट की बैठक होगी। विशेष विमान से सभी मंत्री पहुंचने वाले। हालांकि कई मंत्री पहुंच चुके हैं। पटना से इसकी दूरी 290 किलोमीटर की है, लेकिन 290 किलोमीटर की दूरी भी कुछ वक्त में तय कर ली जाएगी और इससे बिहार में विकास के नए आयाम की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे फैसले जो हैं आज इस बैठक में यहां से लिए जाएंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब सचिवालय से बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की बैठक कर रहे हो, कैबिनेट की ये बैठक आयोजित की गई हो। पहली बार 2009 में बेगूसराय के बरबीघी गांव में ये बैठक हुई थी। और देखिए तारीख और साल के साथ आप इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री का विजन किस तरीके से कैबिनेट की बैठक को सचिवालय के दायरे से बाहर निकालकर उन क्षेत्रों तक जहां पर लोगों का फोकस हो, उस क्षेत्र के बारे में भी लोग जाने, विकास के आयाम कैसे खुले। 2009 में राजगीर में कैबिनेट की बैठक हुई। 2010 में फ्लोटिंग रेस्तरां जो कि पटना में ही है, वहां कैबिनेट का आयोजन किया जाता है। उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। 2017 में राजगीर में कैबिनेट की बैठक हुई और अब 2021 में वाल्मीकि नगर में यह बैठक हो रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जाते हैं। अब ऐसे में आपके जहन में यह सवाल भी होगा कि वाल्मीकि नगर का चुनाव क्यों और इस वाल्मीकि नगर में बैठक का मकसद क्या हो सकता है, तो वो भी हम आपको बताते चले। इस ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि इस वाल्मीकि नगर में ही आज सरकार क्यों मौजूद है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जो पर्यटन को लेकर बहुत ज्यादा सजग इस वक्त नजर आते हैं। प्रकृति के प्रति उनका झुकाव और लगाव भी कई मौकों पर जग जाहिर होता रहा है। आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये बहुत खास हो जाता है। खबरों के जरिए क्षेत्र का प्रसार हो, पर्यटक यहां पर पहुंचे, इस दृष्टिकोण से यहां पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रोजगार के भी द्वार खुलेंगे इस तहत और स्थानीय लोगों को इस रोजगार में सहभागी होने का, उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके लिए भी ये बेहद खास मौका हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कल यानी कि कल की जो तारीख होगी 22 दिसंबर की, वो मुख्यमंत्री वहां पर गंडक बराज के पास कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के पास इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा एसएसबी के जवानों के नियंत्रण में है। ये वो जगह, ये वो तस्वीर आपके सामने। इस बॉर्डर पर काफी संख्या में नेपाल से लोग भारत पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे एसएसबी की निगरानी और तैनाती यहां पर रहती है। डॉग स्क्वाड की टीम के अलावा एसएसबी के जवानों की नजर हर आने जाने वालों पर यहां पर होती है। हमारे सहयोगी संजय कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम इंडो नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में हैं और वाल्मीकि नगर में सीमा की तस्वीर देखिए। एसएसबी के जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था है और एसएसबी के जवान और अधिकारी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात दिखते हैं। और ठीक हमारे सामने यहाँ पर देखिए जो गाड़ियां आती हैं नेपाल से, उनको भी चेक किया जाता है। एक अहम जिम्मेवारी एसएसबी के जिम्मे और सुबह से देर रात तक ये सिलसिला चलता रहता है। जो भी लोग नेपाल से आते हैं उनकी इसी तरीके से जांच की जाती है और हर पहलू पर जांच की जाती है कि कोई ऐसी चीज, ऐसा सामान तो नहीं आ रहा है जो उधर से नेपाल से लोग लेकर इधर आ रहे हों और स्मगलिंग जो है वो तो नहीं हो रहा है। तमाम जो चीजें हैं उसको फोकस किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तस्वीर है आज आपको हम दिखा पा रहे हैं और काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था दिखी यहाँ पर। हालांकि वाल्मीकि नगर थाने का बोर्ड भी है, यानी वाल्मीकि नगर थाने की सीमा यहाँ पर खत्म होती है और इसके बाद आधे पुल पर एसएसबी जो है उसकी सुरक्षा होती है। और देखिए तस्वीरों में जो एसएसबी के अधिकारी हैं वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इधर से जा सकते हैं। और यहाँ पर जांच की जो प्रक्रिया है वो तस्वीरों में देखिए कितनी सघन जांच होती है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम भी होती है एसएसबी में जो जांच में सहयोग करती है। इसके अलावा एक एक करके लोग इसी तरीके से गाड़ियां अपनी खड़ी करते हैं और इनके सामानों की जांच बारीकी से होती है, सघनता से होती है, गहनता से होती है कि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज जो है वो नेपाल से इंडिया में नहीं आए। तो यह तस्वीर सुरक्षा की इंडो नेपाल सीमा की वाल्मीकि नगर से न्यूज 18 पर देखिए। डॉग स्क्वाड की टीम जो है उसने जांच की अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। तो इसी तरीके से जांच चलती रहती है ताकि कोई आपत्तिजनक चीज नहीं आए और जो असामाजिक तत्व हैं, जो अनसोशल एलिमेंट हैं, वो नेपाल से इंडिया में प्रवेश ना कर सकें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 वाल्मीकि नगर।
तो एसएसबी जवानों की निगरानी में ये इलाका होता है और इसीलिए हम और आप सुरक्षित होते हैं। झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्ति को बिहार सरकार नीलाम करेगी और इसके लिए संबंधित सभी 6 कंपनियों को बिहार सरकार की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें ये पूरी जानकारी दी गई और अगले महीने नीलामी से जुड़ी हुई सभी कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। स्थित 6 कंपनियों को बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ को बिहार सरकार जो है वो नीलाम करेगी। इसमें 3 कंपनी जो है वो सीमेंट निर्माण कंपनी है, एक कंपनी जो है एलपीजी सिलेंडर निर्माण करने वाली कंपनी है, जबकि एक कंपनी जो है वो इस्पात निर्माण करती है। और बताते चले कि इन कंपनियों को राज्य सरकार की तरफ से नोटिस सर्व कर दिया गया है। बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के तहत जो है 11 जनवरी को जो है वो आवेदन देने की तिथि रखी गई है, जिसमें इन 6 कंपनियों की संपत्ति को जो है वो नीलाम किया जाएगा। एक मशीन उपकरण बनाने वाली कंपनी है, जैसा हमने पहले बताया कि 3 सीमेंट निर्माण करने वाली कंपनी है, एक एलपीजी सिलेंडर निर्माण करने वाली कंपनी है। और जब झारखंड राज्य बनने से पहले ये कंपनी जो है वो बिहार सरकार से कर्ज ली थी, लेकिन अब तक कर्ज की अदायगी नहीं की गई है। एक तरह से कहा जाए तो ये कंपनियां जो हैं वो पिछले लगभग झारखंड बंटवारे के बाद से अब तक जो कर्ज की रकम देनी थी बिहार सरकार को वो नहीं दी है। इस कारण से इन कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो नीलाम किया जाएगा और इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है। राज्य बंटने के बाद झारखंड सरकार ने इन कंपनियों के कर्ज की जिम्मेवारी बिहार साख विनियोग लिमिटेड के परिसंपत्तियों को लेने से इनकार कर दिया और इन कंपनियों ने भी कर्ज नहीं चुकाया है। कर्ज चुकाने में कोताही लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से साख व विनियोग लिमिटेड की ओर से जो है वो ये नोटिस सर्व किया गया है। और बताते चले कि सूची में झारखंड की 6 कंपनियों के अलावा बिहार में औरंगाबाद की मगध स्मोकल कुकिंग कोल लिमिटेड भी है। इसके अलावा कंपनी की जमीन समेत प्लॉट, मशीनरी और सारी प्रॉपर्टियां जो हैं परिसंपत्तियों के लिए बोली आमंत्रित की गई है और ये बोली जो है वो 11 जनवरी को जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जो है नीलामी की कार्रवाई होगी। उद्योग विभाग राज्य सरकार एवं विनियोग लिमिटेड की कायाकल्प की योजना बना रहा है और इसी के तहत ये कंपनियां जो हैं इसके जो 212 करोड़ की जो बकाया राशि है उसे वसूलने के लिए ये नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी और इन तमाम जो कंपनियां हैं उसको परिसंपत्ति को जो है वो नीलाम किया जाएगा और उससे जो राशि आएगी वो बिहार सरकार के खाते में जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है। खलिहान में बांका में आग लगी है। कनगढ़िया के पास बताया जा रहा है कि खलिहान में आग लगी। धान के बोझे से भरे खंभारी में अचानक से आग की लपटें उठी और उसके बाद देखते ही देखते तमाम खलिहानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का अन्न इस आगलगी में बर्बाद हो चुका है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बांका से जुड़ गए हैं। नागेंद्र, क्या जानकारी, किस वक्त की ये घटना है और कार्रवाई के तौर पर इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है? अजय सिंह किसान है और कुछ दिनों पहले अपना धान की कटनी करके खमारी में रखे थे और 1-2 दिनों के अंदर में धान का ओसाई करने वाले थे। इस बीच में आज सुबह सवेरे इनको किसी के द्वारा जानकारी मिली कि आपकी खमारी में आग लग गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व ही आग लगाया है। उसके बाद लोगों ने काफी प्रयास किया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और पूरा खमारी में 4-5 बीघे का धान का फसल था, उनका खमारी था, वो जलकर राख हो गया। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई शरारती तत्व है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाई है। पुलिस भी वहां पहुंची थी, अग्निशमन दस्ता भी पहुंची थी और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे आग लगाने वाले कौन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सहरसा के एमएलटी कॉलेज में एडमिशन के लिए घूस की मांग की जाती है। एडमिशन फी 3000 रुपए है, लेकिन घूस के नाम पर 4000 बढ़ाकर यानी कि 7000 रुपए की डिमांड छात्रों से की जा रही है। पीजी में नामांकन के नाम पर घूस मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें बात करने वाले कोई और नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल डीएन शाह खुद हैं। चलिए, सबसे पहले जरा सुनिए कि वायरल ऑडियो में क्या कहा जा रहा है और ये आवाज किसकी है। सर सुशील बोल रहे हैं, कल आए थे ना।
तो यहाँ कहाँ पर आए थे? आपके डेरा पे सर, गौतम सर जो भेजे थे। हाँ तो सत्येंद्र सर से आके मिले अभी, तो सर बोल रहे 7,000 रुपया। 7,000 रुपया बोले, 7,000। थोड़ा सा आप कहते हैं तो कम हो जाता। अरे उसमें तो साइंस में है। जी सर। हाँ तो उसमें तो 3,000 का रसीद कटता है, 31 अच्छा एडमिशन फी होता है ना। जी सर, जी सर। हाँ तो 3,000 का उसमें फी लगता है। अब कहना ना कि अब मान लीजिए 500 छोड़ दीजिए। जी अभी हम बोल रहे हैं तो बोले नहीं उसमें कोई कन्सेशन नहीं होगा। हम बोले सर नहीं बोल देना ना कि मेरा नाम बोले हैं। कहाँ है सर? यहीं पे हैं। हाँ बात करा दें। हाँ हाँ जी सर, देखिएगा ना वो गौतम 500 छोड़ दीजिएगा और क्या। ठीक ठीक। तो वायरल हुए इस ऑडियो के बाद अब हड़कंप मच गया है। छात्र ने जिस गौतम कुमार का नाम लिया था, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने इसकी शिकायत भी कुलपति से की है। वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि वायरल ऑडियो उनकी समझ से परे है। कि मेरा ही नाम लेके कि उन्होंने आपके पास भेजा है और भेजा है, तो ऑडियो के द्वारा जो मुझे पता चला तो उसमें प्राचार्य ने कहा ठीक है कहाँ हो। क्लर्क को फिर फ़ोन पर बताता है कि अगर वो फ़ोन किए हैं तो 500 रुपया छोड़ दो। इस तरह का जब मेरा नाम, मैं एक विश्वविद्यालय का अभिसद सदस्य हूँ और मेरा नाम लेने पर विद्यार्थी से 4-4 हज़ार रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है और बनिया के दुकानदार के तरह 500 रुपया छोड़ दो, तो जनरल छात्रों के साथ इस महाविद्यालय में क्या होगा यह मुझे पता नहीं। मैंने कल कुलपति महोदय को पर्सनल फ़ोन करके व्हाट्सएप पर पूरा मामला 3,000 उसका फ़ी है। साइंस के स्टूडेंट का 3,000 फ़ी है। वो 2,560 रुपया है या 2,500, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है हमको। 2,500 रुपया उसका फ़ी है जनरल लड़का का। अब साइंस का विद्यार्थी होता है तो उसको 500 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, तो 3,000 होता है उसका फ़ी। और छात्राएं हैं तो उसको फ़ी नहीं लगना है। यदि आउटसाइडर है तो उसको रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगता है केवल। यही तो 7,000 रुपया किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है, ये हमारे समझ से परे की बात हो रही है। छात्र आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं, छात्र गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो हम अभी आप लोगों के माध्यम से हमको ये पता चला है, लेकिन ऐसा तो हमारे नॉलेज में कहीं नहीं रहता है कि किसी बच्चों को कोई कठिनाई हो महाविद्यालय में। और देखिए बिहार में लगातार ठंड का सितम जो है वो जारी है। लोगों की परेशानी बढ़ी और इस बीच गिरते तापमान को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल संचालन के समय में बदलाव किया है ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। नए समय के तहत आज से पटना समेत बिहार के सभी स्कूलों में सुबह 8 बजे की बजाय अब 9 बजे से पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। पूरी खबर पटना से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण जो है बिहार सरकार ने स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन करने का आदेश जारी किया और इस आदेश को तामील में लेते हुए पटना जिलाधिकारी ने जो है पटना के तमाम स्कूलों की टाइमिंग जो है उसमें बदलाव कर दी है। और अब जो स्कूल हैं जो अमूमन सुबह 7:50 से चलती थी, अब 9 बजे से स्कूल का जो संचालन है वो शुरू होगा। और इसके लिए जो है पटना डीएम ने जो नोटिस जारी किया है वो भी हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये नोटिस जो है पटना डीएम की तरफ से जारी किया गया था और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो हैं उनके तरफ से नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूल का संचालन होना है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में कड़ाके की ठंड में जहां लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति का जज्बा और जुनून इस कदर है छात्राओं पर कि देखिए सैनिक और पुलिस सेवा में जाने के लिए ये लड़कियां गजब का उत्साह दिखा रही हैं। ये लड़कियां पटना के गांधी मैदान में सुबह और शाम का वक्त जो होता है रोजाना लंबी दौड़, हाई जंप और फिजिकल के लिए अपनी जी जान से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ये साबित करती हैं बिहार की लड़कियां। और खास करके अभी पुलिस बहाली का समय चल रहा है और ये लड़कियां देश सेवा का जज्बा लेकर यहाँ पर अपनी फिजिकल तैयारी के लिए पहुँचती हैं। और पुलिस की बहाली में एक फिजिकल बड़ा ही मायने रखता है
और इन लड़कियों का भी सपना है कि खाकी पहने तो सिर्फ अपने लिए नहीं, देश सेवा के लिए, देश की सेवा करना है। और यही जज्बा लेके ये लोग इतनी ठंड में भी, ये लोग सुबह में भी प्रैक्टिस करती हैं, शाम में भी प्रैक्टिस करती हैं, और जज्बा सिर्फ यही रहता है कि देश ही प्रधान हो। कुछ लोग अपने घर के गार्जियन के का सपना साकार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और सिर्फ यही मकसद है कि खाकी पहने, देश की सेवा करें, राज्य का नाम रोशन करें, और जो लोगों की सेवा हो सकती है, जज्बा को लेकर लड़कियां यहाँ पहुँचती हैं, तैयारी करती हैं। हमने कुछ लड़कियों से यहाँ बात की जो तैयारी कर रही थी। मेरा ये सपना है, मैं खुद के बदौलत मतलब अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे पति का मेरे पीछे इतना मेहनत है, उनका मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। मैं अपने बच्चों का अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, इसलिए। आप एक बच्चे की माँ भी हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ऐसा प्रोफेशनल को चुना? हाँ, मेरा ये मतलब मेरा समझिए कि इसी में जाने के लिए ना मैं ये थी देश। हाँ, मेरा ये चॉइस था कि मैं इसमें जाऊँ, इसलिए। क्योंकि मेरे फैमिली चाहता है कि हम डिफेंस लाइन में जाएं, क्योंकि मैं बहुत मेरे पिताजी किसान हैं, वो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं और अपनी फैमिली की देखभाल के लिए। और भी जॉब है लड़कियों के लिए, लेकिन पुलिस ही क्यों, पुलिस में क्यों जाएंगे? और भी जॉब है, बट अभी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है, इस वजह से जो अभी जॉब हमको मिले वही जॉब करूँगी। इसके बाद आगे भी मैं बिहार ये भी कि देश सेवा करना, ये कहीं खाकी पहन के, वर्दी पहन के देश सेवा करना, क्या? हाँ, हमें देश सेवा ही करना है, ये भी पुलिस बनना है आगे जाकर, या इससे भी अच्छा पद लेना है। बिहार पुलिस तो अभी बस अभी के लिए है, इससे आगे। आपने सुना जो यहाँ पर तैयारी कर रही थी, फिजिकल तैयारी कर रही थी, उनका कहना था कि परिवार वाले भी चाहते हैं कि देश सेवा करने के लिए खाकी पहने, और देश सेवा करना, अपने राज्य की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये मकसद है। और इसलिए ये लोग खाकी पहनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे कि इनका फिजिकल निकल सके और ये बिहार पुलिस में जाने का इनका सपना भी साकार हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आरा सिविल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में एक युवक को 5 साल की सश्रम सजा और 1 लाख के आर्थिक दंड को सुनाया है। युवक के खिलाफ उसकी मां ने ही शराब पीकर घर में हंगामा करने और उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। ये फैसला आरा के डीजे 4 त्रिभुवन यादव की विशेष एक्साइज अदालत ने सुनाया है। मामला आरा शहर के नगर थाना के शीतल टोला मोहल्ले की है, जहां इसी साल 10 जून को रमावती देवी ने नगर थाने में अपने बेटे आदित्य राज उर्फ बिट्टू के खिलाफ शिकायत की थी। प्रकाशपुरी शीतल टोला का रहने वाला आदित्य राज उर्फ बिट्टू, पिता विपिन बिहारी यादव, जो आरा नगर प्रकाशपुरी शीतल टोला के रहने वाले हैं, उनको एडीजे 4 त्रिभुवन यादव न्यायाधीश द्वारा 37C 341, 323 और 379 में 5 साल की सज़ा दी गई है। जो एक इसमें इन्फॉर्मेंट उसकी मां रामावती देवी थी। जुर्माना भी लगाया गया है। हाँ, उसमें 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।